यौन संचारित रोगों यानी एसटीडी के बारे में अगर हम समाज की अज्ञानता को देखें ना, तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसे किसी बारूदी सुरंग या माइन फील्ड में कोई इंसान आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग बारूद के बारे में बात करने से शर्माते हैं। मतलब खतरा ठीक सामने है, हर कदम पर है, एकदम सामने है। लेकिन समाज ने सामूहिक रूप से ये तय कर लिया है कि उस तरफ देखना ही नहीं है। तो आज हम इस विषय की बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं, और ये चर्चा बहुत जरूरी भी आज के समय में। बिल्कुल। हमारा मिशन आज एकदम स्पष्ट है, समाज में फैले शर्म और कलंक के इस भारी पर्दे को हटाना। हमें इन बीमारियों के पीछे के उस चौंकाने वाले विज्ञान को समझना है, इनके छुपकर वार करने के तरीकों को डिकोड करना है, और मेडिकल साइंस के उन चमत्कारों को भी देखना है जो इस अदृश्य युद्ध में हमारे हथियार हैं। सही बात है। ये मेडिकल साइंस और मानव इतिहास का एक ऐसा सफर है जो हर उस इंसान की आंखें खोल देगा जो ये मानता है कि अज्ञानता ही बचाव है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हमें उस चीज से करनी होगी जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वायरस से भी ज्यादा खतरनाक? मतलब आप किस चीज की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ समाज के रवैये की। जब हम यशोदा हॉस्पिटल्स और अन्य मेडिकल स्रोतों के वैश्विक स्वास्थ्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। अच्छा। असली महामारी वो संक्रमण नहीं है जो शरीर में फैल रहा है, बल्कि वो शर्म या स्टिग्मा है। यही वो शर्म है जो लोगों को क्लिनिक तक जाने और टेस्ट कराने से रोकती है। हाँ, लोग बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। बिल्कुल। लोग अपनी स्थिति दोस्तों से, परिवार से और यहाँ तक कि डॉक्टरों से भी छिपाते हैं। और आपको पता है 2020 में विश्व स्तर पर एसटीडी के कितने नए मामले सामने आए? शायद कुछ लाख नहीं, लगभग 37 करोड़ यानी 374 मिलियन नए मामले। बाप रे, 37 करोड़! यह आंकड़ा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ये संख्या इतनी विशाल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि खामोशी इस संक्रमण को पनपने और फैलने के लिए सबसे मुफीद जगह देती है। लेकिन ये खामोशी सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं है ना, मतलब बायोलॉजिकल स्तर पर भी तो ये बीमारियां खामोशी रहती हैं। जनसत्ता की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था। हाँ, साइलेंट एसटीडी के बारे में। बिल्कुल। जब हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी या क्लैमाइडिया और गनोरिया जैसे संक्रमणों को देखते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व ही इस खामोशी पर टिका है। क्या ये सही है कि शारीरिक संबंध बनाने वाले लगभग 50% लोगों को एचपीवी होता है? हाँ, अपने जीवन काल में कभी न कभी होने की संभावना होती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसका पता तक नहीं चलता। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो संक्रमित हैं? एकदम। एचपीवी का ये साइलेंट स्वभाव ही इसकी सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी ताकत है। जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है ना, तो ये कोई अलार्म नहीं बजाता, ना कोई बुखार, ना कोई दर्द। तो फिर ये करता क्या है अंदर? ये चुपचाप शरीर की कोशिकाओं के भीतर घुस जाता है, खासकर त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन में। वहां जाकर ये वायरस अपना डीएनए मानव कोशिका के डीएनए के साथ मिला देता है। एक तरह से हैक कर लेता है। बिल्कुल। सालों तक बिना किसी बाहरी लक्षण के ये कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को हैक कर लेता है। अब अधिकांश मामलों में इंसान का इम्यून सिस्टम इसे हरा देता है, लेकिन जब नहीं हरा पाता तब क्या होता है? जब ऐसा नहीं होता तो यही वायरस कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने पर मजबूर कर देता है, जो आगे चलकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले लेता है। बाप रे! ये एक ऐसा लाइलाज संक्रमण है जो सालों तक शरीर में एक मेहमान की तरह रहता है और फिर अचानक मेजबान की जान ले लेता है। यानी ये वायरस सीधे हमारे जेनेटिक कोड के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और केवल एचपीवी ही नहीं, जनसत्ता की रिपोर्ट में क्लैमाइडिया और गोनोरिया का भी जिक्र था। ये बैक्टीरियल संक्रमण भी तो ऐसे ही है ना? हाँ, ये 25 साल से कम उम्र की महिलाओं और युवाओं में बहुत आम देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर इनके कोई बाहरी लक्षण दिखाई ही नहीं देते तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके शरीर में कुछ गलत हो रहा है? अक्सर पता ही नहीं चलता, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। कभी कभी पेशाब करते वक्त हल्की जलन या दर्द होता है, जिसे लोग आमतौर पे यूटीआई समझ लेते हैं ना? एकदम सही। लोग इससे मौसम का असर, कम पानी पीना या साधारण यूरिन इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये बैक्टीरिया की एक बहुत ही चतुर रणनीति है। चतुर रणनीति कैसे? ऐसे सोचिए कि अगर कोई परजीवी अपने मेजबान को तुरंत बहुत बीमार कर दे, मान लीजिए उसे बिस्तर पर डाल दे, तो वो इंसान बाहर नहीं जाएगा? बिल्कुल।
वो किसी से मिलेगा नहीं और फिर बैक्टीरिया को एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये बैक्टीरिया चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ये छुपी शरीर के अंदर कितनी तबाही मचा सकती है? मतलब अगर कोई इंसान सालों तक क्लैमाइडिया का इलाज ना कराए तो अंतिम परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं, खासकर महिलाओं में। जब क्लैमाइडिया का बैक्टीरिया पेल्विक रीजन में बढ़ता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। इस लड़ाई से वहां लगातार सूजन बनी रहती है। इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। ये सूजन धीरे धीरे फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाती है और फिर शरीर उस घाव को भरने के लिए वहां स्कार टिश्यू बनाने लगता है। और ये स्कार टिश्यू ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं? हाँ, पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। जब ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो ओवरी से निकलने वाला अंडा गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता, जिसका सीधा परिणाम स्थायी बांझपन या इनफर्टिलिटी होता है। सच में डरावना है ये तो। मतलब एक साधारण सा बैक्टीरिया इंसान से माता पिता बनने की क्षमता छीन लेता है। बिल्कुल, सिर्फ अपनी खामोशी की वजह से। लेकिन अगर ये संक्रमण इतने खामोश हैं तो ये इतनी तेजी से फैल कैसे रहे? मतलब समाज में तो यही माना जाता है ना कि एसटीडी सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से होता है। क्या इसके फैलने का कोई और तरीका भी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहीं पर आधी अधूरी जानकारी एक नए खतरे को जन्म देती है। यौन संबंध इसका प्रमुख कारण है, लेकिन एकमात्र कारण बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो और कैसे फैल सकता है? संक्रमण केवल त्वचा से त्वचा के संपर्क से भी फैल सकता है। एचपीवी और कुछ प्रकार के हर्पीज में शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ छूने भर से। हाँ, सिर्फ संक्रमित त्वचा का स्पर्श ही काफी है। इसके अलावा संक्रमित सुई साझा करने से एचआईवी और हेपेटाइटिस फैलते हैं, और सबसे दुखद स्थिति वो है जब संक्रमण एक मां से उसके नवजात शिशु में फैल जाता है। जैसे कंजेनिटल संक्रमण कहते हैं, राइट? बिल्कुल, प्रसव या गर्भावस्था के दौरान। यानी वो बच्चा जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है वो भी इसका शिकार हो सकता है। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर क्लैमाइडिया एक खामोश संक्रमण है तो सिफिलिस कुछ और ही खेल खेल रहा है। ओहो, सिफिलिस तो पूरी तरह से एक अलग ही लेवल पर है। मुझे तो ये किसी स्पाई मूवी के स्लीपर एजेंट की तरह लगता है, जो किसी दुश्मन देश में घुसकर सालों तक अंडर कवर रहता है और फिर अचानक अंदर से सबसे बड़े संस्थानों पर हमला कर देता है। ये स्लीपर एजेंट वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है इसके लिए। सिफिलिस जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम। हाँ, और अगर इसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा जाए तो ये किसी कॉर्क स्क्रू या पेंच के आकार का दिखाई देता है। पेंच के आकार का? हाँ, और ये घुमावदार आकार ही इसे खतरनाक बनाता है। ये बैक्टीरिया अपनी धुरी पर घूमते हुए बिल्कुल किसी ड्रिल मशीन की तरह मानव ऊतकों में छेद करके अंदर घुल जाता है। बाप रे, ड्रिल मशीन की तरह। बिल्कुल। एक बार त्वचा को पार करने के बाद ये खून के जरिए कुछ ही घंटों में पूरे शरीर में फैल जाता है। और शायद इसीलिए विकिपीडिया और मेडिकल दस्तावेजों में से महान नकलची या द ग्रेट इमिटेटर कहा जाता है। हाँ, इसके लक्षण इतने भ्रामक होते हैं कि ये चिकन पॉक्स, ऑटो इम्यून बीमारियों और यहाँ तक कि कैंसर जैसे लगते हैं। डॉक्टर भी चकमा खा जाते हैं। तो आखिर ये स्लीपर एजेंट काम कैसे करता है? इसके चरण क्या हैं? इसके 4 चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक सिफिलिस। जब बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो वहां एक अल्सर या घाव बनता है जिसे व्रण कहते हैं। ये गोल और सख्त होता है और सबसे अजीब बात, बिल्कुल दर्द रहित होता है। 1 मिनट, दर्द रहित? शरीर में कट लगे या अल्सर हो तो दर्द तो होता है ना, इसमें क्यों नहीं होता? यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। ये बैक्टीरिया उस हिस्से की नर्व एंडिंग्स यानी तंत्रिकाओं को इस तरह से सुन्न कर देता है कि मस्तिष्क तक दर्द का सिग्नल ही नहीं पहुंचता। ओहो। क्योंकि दर्द नहीं होता, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और 3 से 6 हफ्तों में ये घाव अपने आप गायब भी हो जाता है। तो इंसान तो यही सोचेगा कि वो पूरी तरह ठीक हो गया है ना? हाँ, कोई फुंसी होगी जो चली गई। फिर ये अगला कदम क्या उठाता है? घाव गायब हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया खून में फैल चुका होता है। यहां से द्वितीयक चरण शुरू होता है। हथेलियों और तलवों पर दाने आना, बुखार, बाल झड़ना, ये सब होता है। बिल्कुल फ्लू की तरह, एकदम वायरल इन्फेक्शन जैसा। लोग दवा लेते हैं और कुछ हफ्तों बाद ये सारे लक्षण फिर गायब हो जाते हैं। ये तो सच में जासूस है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाओ, फिर इसका वो साइलेंट दौर आता है। हाँ, तीसरा चरण अव्यक्त या लेटेंट सिफिलिस। इस मौन अवस्था में सालों तक, कभी-कभी 20 या 30 सालों तक
कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर बैक्टीरिया अपनी फौज तैयार कर रहा होता है। और फिर वो अपना अंतिम रूप दिखाता है, जिसे तृतीयक या टर्शरी सिफिलिस कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि ये सीधे हृदय, हड्डियों और मस्तिष्क पर हमला कर देता है। बिल्कुल, ये तबाही का दूसरा नाम है। ये शरीर के अंगों में गुमा नामक ट्यूमर पैदा करता है, जो हड्डियों को खोखला कर देते हैं। और जब ये मस्तिष्क पर हमला करता है, जिसे न्यूरोसिफिलिस कहते हैं, तो इंसान को लकवा मार सकता है, वो अंधा हो सकता है या उसे डिमेंशिया हो सकता है। इतिहास के पन्नों में इसे फ्रेंच डिजीज भी कहा जाता था। संगीतकार फ्रांस स्कूबर्ट और अडोल्फ हिटलर के भी इससे ग्रसित होने की थ्योरीज हैं। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों ने इन बातों का काफी जिक्र है। और टस्कीकी और ग्वाटेमाला के उन अनैतिक मेडिकल अध्ययनों को कैसे भूल सकते हैं, जहां मरीजों को बिना बताए सालों तक इस बीमारी के साथ छोड़ दिया गया। वो मानव प्रयोग के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। विज्ञान से नैतिकता हटा दी जाए तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। सच में। लेकिन सौभाग्य से आज हम डायग्नोसिस में बहुत आगे आ चुके हैं। तो रेडक्लिफ और मेट्रोपोलिस लैब्स जैसी जगहें इन्हें पकड़ती कैसे हैं? आज हमारे पास बहुत सटीक तरीके हैं। ब्लड टेस्ट्स, यूरिन टेस्ट्स, पैप स्मीयर और फ्लूइड स्वॉब। लेकिन इन सब के बीच एक वैज्ञानिक पेच है। कैसा पेच? आजकल घर पर होने वाले सेल्फ टेस्ट किट बहुत चलन में है, लेकिन ये हमेशा सटीक नहीं होते। ऐसा क्यों? मतलब अगर बैक्टीरिया है तो किट को उसे पकड़ना ही चाहिए ना? इसका कारण है हमारा इम्यून सिस्टम और विंडो पीरियड। जब संक्रमण होता है तो शरीर तुरंत एंटीबॉडी नहीं बनाता, इसमें कुछ हफ्ते लग जाते हैं। और टेस्ट एंटीबॉडीज को ही ढूंढता है? बिल्कुल। तो अगर कोई घबराहट में अगले ही दिन टेस्ट कर ले तो रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी रिपोर्ट कह रही है सब नॉर्मल है, लेकिन असल में संक्रमण अंदर है। इसी चेन को तोड़ने के लिए वो त्वरित साथी चिकित्सा या ईपीटी का इस्तेमाल होता है ना? हाँ, ईपीटी या एक्सपेडाइटेड पार्टनर थेरेपी। इसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो बिना टेस्ट किए उसके पार्टनर को भी दवा दे दी जाती है ताकि चेन टूट जाए। और जब ये दवा, मान लीजिए पेनिसिलिन, शरीर में जाती है तो क्या होता है? मैंने सुना है मरीज की हालत और खराब हो जाती है। यहाँ सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे जेरिस्क-हक्सहाइमर प्रतिक्रिया या JHR कहते हैं। JHR? हाँ, जब पेनिसिलिन बैक्टीरिया पर हमला करता है तो लाखों बैक्टीरिया एक साथ मरते हैं और अपने अंदर के जहरीले तत्व एंडोटॉक्सिन्स खून में छोड़ देते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे आप युद्ध जीत रहे हों, लेकिन दुश्मन मरते मरते अपने सारे बम फोड़ दें, तो मरीज को लगता है वो बीमार हो रहा है, लेकिन असल में वो ठीक हो रहा होता है। एकदम सही एनालॉजी है। अचानक तेज बुखार, दर्द, ये सब होता है, लेकिन ये जीत का जश्न है बायोलॉजिकल स्तर पर। अद्भुत। लेकिन किसी भी युद्ध को जीतने से बेहतर है उससे बचना। हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? बचाव के 3 स्तंभ है डॉकेसेफ हैंड्स और CK12 के अनुसार। पहला है कॉन्डोम का सही इस्तेमाल। ये एक भौतिक दीवार है। और यहाँ एक टिप मैं भी जोड़ना चाहूंगा। लेटेक्स कॉन्डोम के साथ ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कभी ना करें। बहुत जरूरी टिप है ये। तेल लेटेक्स को तोड़ देता है। और दूसरा स्तंभ? दूसरा है टीकाकरण। HPV और हेपेटाइटिस B के लिए हमारे पास बहुत प्रभावी वैक्सीन्स हैं। और तीसरा है पार्टनर्स के बीच खुला संवाद। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आम इंसान के लिए इस जानकारी का क्या महत्व है? इसका सीधा मतलब है कि ज्ञान ही सुरक्षा है। विंडो पीरियड, साइलेंट लक्षण, इन सब को समझने के बाद सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ शर्म का विषय नहीं रह जाता। ये रूटीन बायोलॉजिकल मेंटेनेंस बन जाता है। रूटीन बायोलॉजिकल मेंटेनेंस? क्या बात है। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि असली महामारी समाज का कलंक है। हमने HPV और क्लैमाइडिया जैसी खामोश बीमारियों को समझा, महान नकलची सिफिलिस के जासूसी खेल को देखा और विंडो पीरियड व JHR जैसे बायोलॉजिकल युद्ध को भी समझा। बिल्कुल, विज्ञान ने हमें हथियार दिए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल आ रहा है। वो क्या? शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर रहा है। यानी हमारे हथियारों को बेअसर करना सीख रहे हैं। हाँ, तो अगर ये छोटा सा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को चकमा दे रहा है, तो क्या भविष्य में द ग्रेट इमिटेटर इवोल्यूशन की रेस में द ग्रेट सर्वाइवर बन सकता है? क्या इंसान और माइक्रोब्स की जंग में हमारे हथियार हमेशा कारगर रहेंगे? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान और माइक्रोब्स की ये विकासवादी जंग शायद कभी रुकने वाली नहीं है। लेकिन जब दुश्मन इतने खामोश हों तो अज्ञानता की पट्टी खोले बिना इस बारूदी सुरंग को पार करना नामुमकिन है। ज्ञान ही ढाल है। इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।